पाइथन में पेंडास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे एआई एमएल में स्टैटिक्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, और ये एक तरीके से की नींव है एआई एमएल के लिए। तो यदि आपको पाइथन पाइथन में पाइंडास लाइब्रेरी नहीं आती तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में पाइंडास ट्यूटोरियल के बारे में। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम क्या कवर करेंगे कि व्हाट इज पाइंडास, पेंडास क्या होता है, किस तरह से हम डेटा सेट की मैनिपुलेशन करते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसमें, मिसिंग वैल्यूज कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, हम कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम को, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज किया हो सकता है, डेटा सेट क्या होता है, किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं पेंडास को। तो ये सारे फंक्शन हम यूज करने वाले हैं आज इस ट्यूटोरियल में। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कोडिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले की यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने कुछ टास्क के जरिए और कोडिंग करते करते आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पांडास का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं अंत में आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं यदि आप किसी भी तरह का इंटरव्यू देने वाले हैं उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाते हैं। मान लीजिए कि डेटा साइंस वाला हायर कर रहा है 1000 नए एम्प्लॉयज, और आपके एचआर ने आपको कांटेक्ट किया और उन्होंने एक रॉ टेक्स्ट फाइल आपको दी है जिसमें कि केवल नए जॉइनीज जो थे उनके नाम होंगे केवल, और वो चाहता है कि आपको कि आप जनरेट कर दें उनके एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो इस तरह के कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो टास्क रहेंगे वो सारे टास्क मैंने यहाँ लिस्ट किए कर दिए हैं। अब हम एक एक करके इन टास्क को देखते हैं और हम जानते हैं क्या टास्क होने वाले हैं और कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, कैसे हम फुलफिल करने वाले हैं, और कोडिंग के द्वारा समझते हैं पेंडास लाइब्रेरी को। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें अपना जो नेम्स है, नेम्स वाली डॉट टीएक्सटी फाइल है जो हमें दे रखी है, वो हमें डाउनलोड करनी है। तो कई बार एचआर हमारे क्या करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये लो हमारे इस वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से आप नेम्स की फाइल डाउनलोड कर लो। तो उसके लिए हम एक फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, डब्ल्यू गेट। तो डब्ल्यू गेट के बाद आप लिंक प्रोवाइड करेंगे वहां का और उसको रन कर देंगे। तो जैसे ही आप रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो ये नाम फाइल इस नाम से सेव हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस नाम की फाइल सेव हो गई है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार रन किया। तो एक बार टीएक्सटी डॉट टीएक्सटी में सेव हुई, एक बार डॉट टीएक्सटी वन में सेव हुई। ठीक है, अब देखिएगा पहला टास्क हमें क्या करना है। तो पहले टास्क में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रीड करना है फाइल को। और मैं एक बार ना आपको इसको फाइल को दिखा देता हूँ कि ये फाइल हमारी किस प्रकार की है। तो हमारी ये फाइल ऐसी है, देखिएगा कि यहाँ पे सारे नाम हैं, 1000 लगभग नाम है, और ये सब अलग अलग लाइन पे हैं। ठीक है, अब हमें पहला जो टास्क करना है वो कह रहा है कि हमें जो टेक्स्ट फाइल है ना, इसमें हर एक नाम को हमें सेपरेट करना है कॉमा में। जितने भी न्यू लाइन में आ रहे नाम, उनको एक ही लाइन पे कर देते हैं और उन सबको सेपरेट कर देते हैं कॉमा के द्वारा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइल को हम लोड कर देते हैं। इसको मैं यूज कर लेता हूँ फाइल वन नाम का एक वेरिएबल, और जिसमें मैं ओपन कर देता हूँ इस फाइल का लिंक। क्योंकि जो हमारा फाइल था उसका नाम था नेम्स डॉट टी एक्स टी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको मैं दूंगा एक रीड ओनली का ऑप्शन, कि भैया ये जो फाइल है ना इसको केवल आपको रीड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से रीड कर देते हैं। और फिर मैं नेम्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और जो भी मैंने फाइल वन में मैंने रीड किया है ना, फाइल वन में जो भी मैंने रीड किया है ये इसमें सेव हो जाए। ठीक है, और फिर मैं क्या कर देता हूँ, फाइल वन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा मैंने पहले फाइल को रीड किया, फिर फाइल के अंदर जो भी मटेरियल था ना उसको मैंने सेव कर दिया नेम्स नाम में, ये वेरिएबल में। उसके बाद जो भी फाइल वन में था उसको मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं ओरिजिनल फाइल में ना कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं ओरिजिनल फाइल में कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने ये किया। क्योंकि वही फाइल ना बहुत सारे लोगों के पास जाती है, तो हम ओरिजिनल फाइल में कभी भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेम्स नाम का जो मेरा वेरिएबल है ना, क्योंकि मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को ना नेम्स को स्ट्रिप करना है। ठीक है, स्ट्रिप फंक्शनैलिटी का यूज करता हूँ मैं। ठीक है, अब स्ट्रिप फंक्शनैलिटी क्या काम आती है, ये जितने भी स्पेसिस होते हैं ना फाइल के अंदर वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब स्पेसिस, जितने भी स्पेसिस होगा उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद मैं स्प्लिट फंक्शनैलिटी का यूज करता हूँ इसी के ऊपर। और स्प्लिट मैं किससे करूंगा, स्प्लिट मैं करूंगा बैक स्लैश एन से। ठीक है,
तो \n का मतलब कि जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर है ना, हर एक नाम के अलग अलग लाइन पे आ रहा था, वो नहीं चाह रहा कि मैं अलग अलग लाइन पे आए। अब उसके बाद मैं नेम्स को मैं प्रिंट करा देता हूँ कि मेरे पास कितने नेम्स जॉन जॉन से हैं वो सारे प्रिंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। तो मैं सारे के सारे तो प्रिंट नहीं कराऊंगा, कुछ ही नाम प्रिंट कराऊंगा। तो पहले 10 को प्रिंट करा देता हूँ, ये मेरे पहले 10 नाम प्रिंट हो गए हैं। अब इन्होंने यही कहा था कि भैया तुम इस तरीके से मेरे को प्रिंट करा के दो। ठीक है। अब मुझे ये जो सारे टास्क है ना, इसको परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, मेरे को पेंडास लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यदि आपने पेंडास इंस्टॉल नहीं किया तो आप पिप कमांड का यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल पेंडास करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ना ऑलरेडी पेंडास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इस वजह से लिखा हुआ रहा कि ऑलरेडी ऑलरेडी सेटिस्फाइड ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं ऑपरेशंस को। अब मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट कर देता हूं मैं पेंडास लाइब्रेरी को। इसको एक एलियस फॉर्म देता हूं, क्योंकि हर बार ना पेंडास पेंडास लिखना थोड़ा लेंथी पड़ता है, और आपको यही पता होगा कि जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो थोड़े से क्या होता है, आलसी टाइप के लोग होते हैं। उनको बार बार इतना पेंडास लिखने की आदत नहीं होती, उनको पीडी शॉर्ट फॉर्म एलियस फॉर्म लिखने की आदत होती है। ठीक है। और उसके बाद मैं एक रैंडम भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इसका काम आगे आएगा। उसके बाद जब भी आप पेंडास इंपोर्ट करें ना, तो उसके साथ आप नमपाई भी जरूर इंपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे एरेज वगैरह में, ये इसके काम आते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर दी, पेंडास को पीडी नाम दिया और नमपाई को मैंने एनपी नाम दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम क्या था, इन्होंने क्या काम दे रखा है कि एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर दो, ये तो बाद में कर दूंगा मैं। और सबसे पहले मैं पासवर्ड को जनरेट कर देता हूँ। ठीक है। अब पासवर्ड जनरेशन के लिए ना मैंने ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया कोड लिख रखा है। ठीक है। इसमें देखिए पासवर्ड में क्या होता है ना, स्पेशल कैरेक्टर में कह रहा हूँ कि मेरे जो पासवर्ड में होगा ना, यहाँ पे एक कैपिटल अल्फाबेट हो जाए, एक स्मॉल अल्फाबेट हो जाए। ठीक है। फिर रैंडमली मैं कुछ नंबर सिंबल दे दूं, यहाँ से मैं एक रैंडमली हर एक को एक सिंबल दे दूं। ठीक है। उसके बाद मैं अपेंड करा दूं, यानी कि इन सब चीजों को जोड़ दूं। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सबको एक चीज बना दूं, एक एंटिटी बना दूं। और उसके बाद मैं एक पासवर्ड जनरेट करा करा दूं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पाइथन, जो बेसिक पाइथन है ना वही यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में ना आए। ठीक है। तो यहाँ से मैं पासवर्ड जनरेट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस कोड को एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार प्रिंट करा के जरूर दिखाऊंगा कि किस हिसाब से हमारा जो पासवर्ड है वो जनरेट हो रहा है। तो जब भी मैं ना इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जो मैंने अभी बताया पास जैन करके नाम से, ठीक है, तो ये मेरे को एक रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट करके देगा। ठीक है। तो इसने इस बार ये जनरेट करके दिया, अब मैं दोबारा रन कराता हूँ, ये कुछ और पासवर्ड जनरेट करके देगा। तो इस तरह से ये हम मेरे को पासवर्ड जनरेट करा के दे रहा है। अब मैं दूसरा एक छोटा सा फंक्शन और लिखता हूँ, एक बार मैंने पासवर्ड जनरेट करा दिया। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि होगा ईमेल को जनरेट करने के लिए। ठीक है। ईमेल जनरेट नाम का एक फंक्शन बुला दिया, जिसके अंदर हमारे क्या जाएंगे, नेम इनपुट जाएगा, जो भी नाम होगा उस बंदे का, उसी से हम मेरे को ईमेल बनाना है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, नेम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूं, और जिसमें नेम डॉट स्प्लिट फंक्शनैलिटी लगा लेता हूं, यानी कि अगर उसका नाम आपका सचिन तेंदुलकर हो तो सचिन अलग हो जाए और तेंदुलकर अलग हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ईमेल नाम के वेरिएबल में क्या करता हूँ, मैं इसको डॉट से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। आपको ज्वाइन फंक्शनलिटी बताई होगी कि जिस भी चीज से मेरे को ज्वाइन करना होता है ना, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। उस अब मेरे को डॉट से ज्वाइन कराना है, तो डॉट मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद लिखूंगा डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है मुझे, नेम, यानी कि सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा सचिन डॉट, उसके बाद क्या ज्वाइन करा रहा है। ठीक है। उसके लिए मैं रिटर्न करता हूँ। रिटर्न में क्या करूंगा मैं चाहूंगा कि पहले सबसे पहले तो मेरा जो ईमेल होगा ना, रिटर्न में मैं ईमेल रिटर्न करूंगा। और बट इस ईमेल में ना हमेशा लोअर केस होता है। ठीक है। तो मैं इसको लोअर केस में कर दूंगा, जो भी ईमेल होगा जनरेट होगा इसको मैं लोअर केस में कर दूंगा। ठीक है। प्लस इसमें मैं कुछ और भी चीज ऐड करने वाला हूँ। क्या ऐड करने वाला हूँ, एक कंपनी का डोमेन नेम होता है ना, तो मेरा डेटा साइंस वाला हो गया। ठीक है। डॉट सी ओ, क्योंकि ये जो सारी चीज है ना ये एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। तो मैंने दूसरा अपना फंक्शनैलिटी बना दी है। ठीक है। जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ,
प्रिंट कर देता हूँ और ईमेल जनरेट कर देता हूँ। अब किसके नाम का ईमेल जनरेट करूँ? तो मैं विराट कोहली के नाम का कर देता हूँ और इसमें मैं वी कैपिटल बना देता हूँ। ठीक है। ओके, तो ये विराट आ गया स्मॉल में, डॉट कोहली, ये जो डॉट हमने यहाँ यूज किया था। ठीक है। और उसके बाद @DWS.co यहाँ से ऐड हो गया। तो ये हमारे दो टास्क मेरे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा टास्क क्या था कि मुझे 1,000 लोगों के लिए मुझे एक रेंडमली जनरेट करना है ईमेल, रेंडमली एक नंबर जनरेट करना है। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। इसके लिए मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ आईडी जनरेट हो जाए, किस कैसे जनरेट होगी पर आईडी, तो इसके लिए मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, फॉर आईडी इन रेंज। अब मुझे 1,000 लोगों के लिए चाहिए, तो एक मैं रेंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिएगा ये नंबर ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं सेम नंबर को, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, अजीब सा थोड़ा लंबा लंबा टाइप का होता है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 1,000। ठीक है, अपने आप कैलकुलेट करते रहो, क्योंकि 1,000 का जनरेट होना है, तो मैंने उसके लास्ट वाले नंबर में 1,000 जनरेट कर दिया। और ईमेल तो आपको पता ही है कि ईमेल के लिए मेरे को अब, क्योंकि फंक्शनैलिटी को कॉल करना है, तो दोबारा से मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं इस वाले को मैं पूरा कॉल कर देता हूँ, ईमेल जनरेशन को पूरा कॉल कर देता हूँ। ईमेल जनरेशन को कॉल कर दिया और इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, नेम जा रहा है। और नेम कहाँ से आ रहा है, फॉर नेम इन नेम्स, नेम्स नाम का जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी वहां से जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा मेरे को क्या करना है, पासवर्ड, पासवर्ड जनरेट करना। पासवर्ड के लिए भी मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा। और इसके लिए मेरे को क्या करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। इस पासवर्ड के अंदर तो कुछ जाने वाला है नहीं हमारा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं फॉर एनीथिंग इन रेंज, अब क्योंकि मेरे को 1,000 पासवर्ड जनरेट करना है, तो मैं 1,000 की रेंज दे देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है। अब तो क्या हो गया, मेरे पास ये सारी चीजें जनरेट हो गई हैं। ठीक है। अगर आप देखना चाहें कि कैसे जनरेट हुई हैं, तो मैं एक बार आपको एम्प्लॉय आईडी दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई है। कुछ रैंडमली आपको ईमेल दिखा देता हूँ। तो ये हमारे ईमेल जनरेट हो गए हैं। पासवर्ड दिखा देता हूँ लोगों का, लोगों के पासवर्ड आप देख सकते हैं, ये सारे पासवर्ड हो गए हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब अगले टास्क की ओर बढ़ते हैं, और इसमें मेरे को क्या क्या करना है ना, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपना, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है। ठीक है। डेटा फ्रेम यानी कि जो भी डेटा होता है ना, जिसमें रो और कॉलम्स की बात आ जाती है, उसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है। अब इसको कैसे करके बना सकते हैं हम? ठीक है। अब मान लीजिए डेटा फ्रेम को डीएफ से डिनोट करते हैं, अब हमारा पेंडास का यूज आता है। तो पीडी डॉट कैपिटल में डी लिखिएगा, डेटा, और उसके बाद कैपिटल में FRAME, डेटा फ्रेम। ठीक है। कैपिटल में याद रखिएगा, कैपिटल में डी और कैपिटल में एफ होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। डिक्शनरी के अंदर मैंने एक की दे दी है, नेम नाम की। ठीक है। अब नेम की है तो की कोई वैल्यू भी होगी, उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ मैं। नेम्स नाम पे वैल्यू दे दी है मैंने एक। ठीक है। अब मेरे को कुछ और की दे देता हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ मैं उसे। ठीक है। और इसकी वैल्यू दे देता हूँ EMP_ID, इसकी मैंने वैल्यू दे दी है। ठीक है। अब मैं, मेरे को पासवर्ड भी देना है, तो PASSWORD पासवर्ड मैंने दे दिया है। और पासवर्ड क्योंकि एक की है तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैंने दे दी है। ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ ना, तो ये सक्सेसफुली मेरा बन गया है। अब मैं एक बार डीएफ को चला के देखता हूँ, डीएफ है क्या मेरा। ठीक है। तो डीएफ के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है। ये सारे नेम्स, एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड। ओके। अगर मैं किसी और तरीके से ये चीज, सेम चीज करना चाहता, तो वो क्या पॉसिबल था, मैं किसी और तरीके से डेटा फ्रेम बनाना चाहता, ये तो सारी चीजें मैंने कर दी हैं। ठीक है।
अगर मैं किसी और तरीके से डेटा फ्रेम बनाना चाहूँ तो वो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम का क्या काम करते हैं ना, एक मल्टी डायमेंशनल एरे से अब बनाते हैं एक डेटा फ्रेम। तो मैं करूँगा np डॉट एरे, नमपाई का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने, और नमपाई के अंदर मैं एक एरे दे देता हूँ, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, उसके अंदर मैं एक कुछ भी रेंडमली नंबर देता हूँ, 90 दे देता हूँ, 95 दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ। ठीक है, पहले वाले का ये हो गया, कॉमा कर देता हूँ। दूसरे वाले का मैं दे देता हूँ 98 दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ, 99 दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एरे बना दिया है। ठीक है, अगर मैं एक्स को आपको दिखाऊं तो ये ऐसे तरीके का एरे दे दिया। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे बन गया है ये आपका। ठीक है, अब मुझे इस एरे को डेटा फ्रेम में बनाना है, तो मैं इसको लिखता हूँ df1 नाम दे देता हूँ। सेम चीज pd डॉट कैपिटल में DATA FRAME डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ नाम। केवल मेरे को एक्स डालना है। ठीक है, एक्स डालना है, और डेटा एफ कैपिटल नहीं था। ठीक है, अब मेरे को देखना है ये डेटा फ्रेम कैसा है। तो df1 मेरे को कैसा दिख रहा है, ये देखिएगा, इसने अपने आप ही कॉलम और रोज को नाम दे दिया है। अभी हम आगे भी चल के देखेंगे कि कैसे हम ये चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक तरीका देख लिया कि हमने कैसे हमने यूज़ किया, कि सबसे पहले हमने डिक्शनरी यूज़ की, उसके बाद नमपाई एरे यूज़ किया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं डेटा फ्रेम को। और भी तरीके होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड टास्क में जाते हैं। ठीक है, थर्ड टास्क में जाने से पहले मैं एक और आपको पहले डेटा फ्रेम बना के दिखाता हूँ एक और तरीके से। तो इस बार ना मैं क्या करता हूँ कि डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, एक लिस्ट होगी, लेकिन लिस्ट किसकी होगी? डिक्शनरीज की होगी। ठीक है, तो एक्स को मान लीजिएगा एक लिस्ट दे देता हूँ मैं, लिस्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ डिक्शनरी। ठीक है, और इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिएगा एक लड़का है अभी नाम का, उसके 90 मार्क्स आ रखे हैं। और दूसरा नाम दे देता हूँ अंकित नाम से, और इसको मैं मार्क्स दे देता हूँ 45। तीसरा मैं नाम दे देता हूँ अतुल नाम से, और इसके मार्क्स भी देने पड़ेंगे कुछ, 87 दे देते हैं। ठीक है, तो पहली डिक्शनरी मेरी समाप्त होगी, इसके अलावा एक और डिक्शनरी दे देता हूँ मैं। ठीक है, और इस सेकंड डिक्शनरी में भी मैं ये सारी चीज़ों को दे देता हूँ। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हो जाए, कि मैं चाह रहा हूँ कि ना मेरे दोस्तों का अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स के बारे में बताऊँ मैं। ठीक है, तो इनमें सारा कम कम दे देता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों का मार्क्स दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं df2 नाम से एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, पेंडास के अंदर कैपिटल में DATA, फिर कैपिटल में FRAME फ्रेम, और उसके अंदर किसका डेटा फ्रेम बनाना है? मुझे एक्स का डेटा फ्रेम बनाना है। लेकिन पिछले वाले केस में आपने देखा था कि यहाँ इंडेक्स कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, और यहाँ कॉलम का नाम भी कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू, अब इंडेक्स के अंदर मैं दे देता हूँ मैथ्स, क्योंकि आपको पता ही इसमें दो इंडेक्स होने वाले हैं, और फिजिक्स, दो सब्जेक्ट के इनके मार्क्स दे दिए। और कॉलम के अंदर ये जो ये है ना, ये सब कॉलम मान के चलेगा, ये कॉलम ही है क्योंकि ये। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले आपको इसको नहीं दिखाता, और इसके अंदर इसको कॉपी करता हूँ, और इंडेक्स एक बार इसमें भी नहीं देता तो आपको समझ में आएगा। डेटा फ्रेम DF2 को जब मैं प्रिंट करूंगा इस बार, देखिए इनका नाम आ गया लेकिन इंडेक्स कुछ नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले को रन करता हूँ। अब देखिएगा मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स आ गए इनके। ठीक है, अब मेरे को इस वाले में ना कुछ टास्क करने हैं, मैं इसमें कुछ टास्क करता हूँ।
इसमें कुछ टास्क करने हैं। तो सबसे पहले मेरा टास्क है कि प्रिंट द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू रोज। ठीक है, फर्स्ट टू एंड लास्ट थ्री रोज। फर्स्ट टू और लास्ट थ्री तो क्या ही हो पाएंगे, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं इतना बड़ा डेटा फ्रेम। लेकिन यदि आपको सबसे ऊपर के ना, अगर फर्स्ट टू चाहिए आपको किसी का भी ना, तो डेटा फ्रेम में से आप हेड करो, उसका हेड ऊपर से, यानी कि ऊपर से पहले ऊपर के दो, इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट टू हो गया, जैसे ये प्रिंट हो गया। और जैसा हमारा डीएफ का था ना, हमारा डीएफ जो ये वाला डेटा फ्रेम है, अगर इसका मैं करूं, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट टू। अभी इसका लास्ट टू करना है, डीएफ डॉट टेल। टेल के अंदर मैं लास्ट थ्री था ना, लास्ट थ्री कर देता हूँ। तो ये लास्ट थ्री हो गए। यदि मैं इसमें कुछ नहीं देता, मान लीजिएगा मैं इसमें टू नहीं देता, तो क्या होता? तो पहले पांच प्रिंट कर देगा ये। यदि मैं टेल के अंदर कुछ नहीं देता, तो क्या करेगा ये? लास्ट के पांच प्रिंट कर देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 5 होती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसमें मेरे को डेटा टाइप चेक करना है, हमारे सारे कॉलम्स का, सारे कॉलम्स का मेरे को डेटा टाइप एक बार निकाल के देखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ टाइप। अब मेरे को टाइप किसका चाहिए, लेकिन टाइप चाहिए तो ना किसी का। तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि डेटा टाइप चाहिए तो हमारे पास टाइप करके ही एक फंक्शन उपलब्ध होता है। मेरे को टाइप चाहिए डीएफ का। ठीक है, और उसके अलावा मैं और प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ इसकी शेप। ठीक है, शेप क्या होता है? शेप ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, शेप क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, डीएफ डॉट शेप। ठीक है, शेप के बाद कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों चीजें इसका प्रिंट करा के देखूंगा, तो शेप देता है हमारा कि डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम एक्चुअल में ऐसे ही करके तो है कि यहाँ पे आपके कॉलम्स आ गए और यहाँ पे रोज आ गए। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का शेप क्या होता है? नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा फ्रेम होता है वो टाइप बता देगा। तो टाइप क्या है इसका? डेटा फ्रेम है। किसी भी चीज का टाइप क्या होता है, तो ये डेटा फ्रेम टाइप हो गया इसका। शेप क्या हो गया इसका? 1000 रोज, क्योंकि हमारे पास रोज कितनी है? 1000 है। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? तीन। ठीक है, हमारे पास 0 से लेके 99 तक, यानी कि 1000 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? तीन। यहाँ पे भी आप शेप चेक कर सकते हैं। अब हम, ये हमने यहाँ से ये कर दिया। अब हमारा जो अगला टास्क आता है, अगला टास्क आता है कि हमारा, हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एम्प्लॉय आईडी और ये सब चीजें, एक पर्टिकुलर बंदे की हमें ये प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, बड़ा आसान है ये। तो डेटा फ्रेम के अंदर घुसने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हम डेटा फ्रेम के अंदर आ गए, लेकिन इस डेटा फ्रेम के अंदर भी मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम को ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम फिर से डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे और उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो उसका नाम, उस कॉलम का नाम एक्चुअली में नेम ही है। ठीक है, तो नेम यूज करेंगे। अब जो इस कॉलम का जो नाम होता है, होना चाहिए ना, वो किसी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए, नैन्सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मैंने देख लिया कि इस डेटा फ्रेम का नाम ये हो जाए। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा ना, तो ये फैच कर लेगा सारी डिटेल इसकी। तो इसने इसको पूरे को फैच कर लिया कि भैया नैन्सी जेडी का नाम किया, जो महिला है उसका एम्प्लॉय आईडी ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, हमने फिर से एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया और देखा कि किस तरह से हम पर्टिकुलर एंटिटी को फैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अलग अगला टास्क आता है। ठीक है, अगला टास्क में क्या है कि हमें सिलेक्ट करना है कॉलम ईमेल आईडी और चेक करना है साइज कॉलम का, और प्रिंट करनी है उसकी पहली 10 वैल्यूज। ठीक है, और हमें चेक करना है कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है उनमें से। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो अगर कोई डुप्लीकेट ईमेल आ जाता है, जैसे कि दो लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, तो उनका ईमेल भी डुप्लीकेट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए दो विराट कोहली हो गए, तो दोनों का नाम विराट डॉट कोहली करके आ जाएगा, फिर ये तो दिक्कत की बात होगी, दो एम्प्लॉयज का एक जैसा ईमेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट करता हूँ मैं, डीएफ के अंदर से सबसे पहले क्या प्रिंट करना है मेरे को? ईमेल आईडी। तो उसमें कॉलम का नाम दूंगा। देखो कॉलम का नाम क्या है? ईमेल
आईडी। ठीक है। अब मेरे को पूरा नहीं प्रिंट करना, मैं अब टॉप का ही कर लेता हूँ प्रिंट एक बार। ठीक है, ईमेल आईडी ने मेरा रेज कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या था? ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल आईडी को अलग नाम दिया होगा। सिलेक्ट द कॉलम ईमेल आईडी। ओके, अभी तक ना मैंने इसमें डीएफ के अंदर ईमेल आईडी डाली ही नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, तो कोई बात नहीं, फिर सही कर देते हैं। तो इसके अंदर हम एक डाल देते हैं, ईमेल आईडी नाम से कॉलम डाल देते हैं, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं, हमारे पास क्या था? ईमेल। अब हम दोबारा से देख लेते हैं, तो ईमेल आईडी आ गई हमारे पास। तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि ईमेल आईडी डॉट हेड, स्मॉल डी है। ठीक है, तो इसके पहले के 5 ईमेल प्रिंट हो गए मेरे। ठीक है। अब अगर मेरे को टाइप देखना है कि किस टाइप का ईमेल आईडी का टाइप क्या है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं टाइप टाइप करूंगा और उसके बाद उस कॉलम का मैं नाम नाम लिखूंगा। ठीक है, टाइप कॉलम का तो मैं नाम बाद में लिखूंगा, पहले मेरे को कॉल करना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम को। तो ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये सीरीज आ गया। ठीक है, अब देखिए, पैंडा सीरीज और डेटा फ्रेम ना ज्यादा फर्क नहीं होता। देखिए, डेटा फ्रेम में ना एक से ज्यादा कॉलम होते हैं। जहां एक से ज्यादा कॉलम आ गए तो उसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है, जहां पे सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम होता है ना, उसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, केवल इतना ही फर्क होता है, बाकी लगभग दोनों की फंक्शनलिटी एक जैसी होती है। ठीक है। अब चलो एक काम करता हूँ ना, मैं अब साइज प्रिंट करता हूँ कि इसका साइज क्या होगा। तो मैं सिंपल से यही करूंगा, मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया डेटा फ्रेम से ईमेल आईडी कॉलम, और इसका मैंने प्रिंट करना है साइज। ठीक है, तो इसके बाद साइज लिखूंगा तो 1000, क्योंकि हम 1000 लोग थे तो 1000 हमारी ईमेल आईडी आ गई। ठीक है। अब मान लीजिएगा कि मेरे को चाहिए कि मेरे को इस ईमेल आईडी में से टॉप 10 लोग, मतलब टॉप 10 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वैल्यूज मेरे को चाहिए ना, तो वैल्यूज करके एक हमारे पास मेथड होता है, उसमें कितने चाहिए मेरे को? टॉप 10। तो मैं वैसे ही करके इंडेक्सिंग के थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जहां पे हम किसी को इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं, तो टॉप 10 में जो ईमेल आईडी है वो मेरे पास आ जाए, तो ये मेरे टॉप 10 ईमेल आईडी हो गए। अब हमारा अगला टास्क क्या था, कि हमें चेक करना है डुप्लीकेट तो नहीं है कोई ईमेल आईडी। इसके लिए भी भाई, देखो पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है ना, आपकी इंग्लिश ही है, ठीक है, तो इसमें मेरे को डुप्लीकेट चेक चेक करना है, तो इसके ऊपर करना है, तो मैं डॉट लगा देता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, अब डुप्लीकेट लिख के बात नहीं बनेगी, पर डुप्लीकेटेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेटेड लिख देता हूँ, देखिए आ गया। और फिर मैं चेक कर लेता हूँ, तो डुप्लीकेटेड डुप्लीकेटेड मतलब फॉल्स फॉल्स आ तो रहे हैं ये कि सारे फॉल्स, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पर हो सकता है कि इसके बीच में जो मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कोई डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिख कर दूंगा एनी, एनी करके एक फंक्शनैलिटी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, कि कोई भी डुप्लीकेट है ना तो वो बता दे मेरे को बस। तो कह रहा है हाँ, ट्रू कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई तो डुप्लीकेट है इसमें। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को अब फाइंड करना है ना कि डुप्लीकेट कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम, जो भी मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था डीएफ नाम से, इसके अंदर मैं इस पूरे को रख दूंगा। अब ये अंदर वाला क्या कर रहा है, जहां पे भी ट्रू हो जाएगी ना वैल्यू, डीएफ के अंदर जहां पे भी ट्रू हो जाएगी वैल्यू, ये उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई कि भैया इस आदमी का ईमेल आईडी डुप्लीकेट है। अच्छा, मुझे ये मिल गया कि भैया इस आदमी का ईमेल आईडी डुप्लीकेट है। तो अब मेरे को ये तो पता चल गया कि इस आदमी का ईमेल आईडी डुप्लीकेट है, पर है क्यों, क्या दिक्कत है इसका? तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं डेटा फ्रेम को फिर से कॉल करता हूँ, डेटा फ्रेम के अंदर जाता हूँ मैं उसके, क्योंकि ईमेल आईडी डुप्लीकेट है तो इसका मतलब उसका नेम भी डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे उस कॉलम, जो कॉलम है उसका नेम नाम से, जहां उसकी वैल्यू हमारे बराबर आ जाए लुइस थॉमसन के, लॉइस थॉमसन के, तो वो सारी मेरे को
रोज प्रिंट करके दिखा दे डेटा फ्रेम के अंदर। कह रहा, अरे बाप रे, ये तो दो लोग डुप्लीकेट नाम से हैं, एक ही जैसे नाम से हैं, तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई है। तो इसके अंदर तो मैं कर नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसका समाधान ये है कि मैं इसके इंडेक्सिंग के थ्रू यहाँ पे इसको एक बार पा लेता हूँ। ठीक है, मतलब अब मेरे को इसका पता है कि 850 और 598 वाले का डुप्लीकेसी चल रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ एक अलग कमांड जो डेटा फ्रेम के ऊपर यूज होती है, उसको कहते हैं लॉक। लॉक मतलब लोकेशन। मेरे को डेटा फ्रेम के अंदर लोकेशन बता भाई। ठीक है, लोकेशन कैसे पता लगेगी? लोकेशन बताने के लिए उसको दो चीजें चाहिए। ठीक है, क्या चीजें चाहिए? रो नंबर और कॉलम। ठीक है, तो मेरे को रो नंबर 850 का बता दू। ठीक है, 850 का बता, जिसमें कि ईमेल आईडी बराबर हो इसके। हाँ, इसको एज अ स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर थे, तो बिल्कुल सही है। अब इसी की जगह ये दोनों बराबर हैं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। देखा, आ गया ना दोनों का, तो दोनों का बराबर था। ठीक है, अब मैं इसी को ना एक और तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आई लॉक यूज करता हूँ। आई का मतलब इंडेक्स की लोकेशन। ठीक है, अब मुझे इंडेक्स की लोकेशन बतानी है केवल। ठीक है, इंडेक्स की लोकेशन, इसमें मैं रो डालूंगा और कॉलम डालूंगा। ठीक है, अब इसमें लोकेशन में ना मैं केवल इंडेक्स डाल देता हूँ। अगर 850 डालूं तो देखिएगा क्या क्या आता है। ठीक है, 850 वाले की पूरी जन्म कुंडली इसने निकाल दी है। ठीक है, आई लॉक और लॉक। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, फर्क ये होता है कि लोकेशन में आपको ना उनके नाम डालने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का इंडेक्स है और इसका ये क्या है। और यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले में मैंने रो डाल दिया कि रो का इंडेक्स ये है और कॉलम का इंडेक्स 2 डाल देता हूँ, तो ये इसका पासवर्ड निकल गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, 0 1 और 2, 2 में ये निकल गया। अगर मैं 3 डालूंगा तो 3 में इसका ईमेल आईडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लॉक और आई लॉक में। अगले टास्क की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है कि जो भी नाम हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, तो चलो एक एक्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं। अब हमें अपने डेटा फ्रेम के अंदर ढूंढना है, तो हम डेटा फ्रेम के अंदर चले जाते हैं और उस डेटा फ्रेम के अंदर हमें क्या सर्च करना है, हमें नेम सर्च करना है। ठीक है, अब नेम तो नेम तो देखिए बहुत सारे हैं। ठीक है, नेम का भी तो पर्टिकुलर होगा। ठीक है, तो नेम के अंदर हम स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग के अंदर हमें कहना है स्टार्ट विथ। ठीक है, START, स्टार्ट विथ, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा हो। अब मेरे को जो सवाल दिया गया है वो है कि कैपिटल ए से जो भी स्टार्ट हो रहा होगा वो हमें तू दे दे। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, एक्स डॉट हेड। ठीक है, तो ये सारे नेम मेरे को प्रिंट करा के दे दे कि भैया इन सब का नाम है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं हमारे ए से। ठीक है, कि अभी हेड है तो हेड का मतलब कि कुछ ही नाम दिए होंगे, लेकिन यदि मैं देखूंगी टोटल कितने नाम है जो हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है, मैं इसका साइज प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो 248 ऐसे लोग हैं जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो टास्क हमें दे रखा है, वो टास्क हमें दे रखा है कि हमें रिमूव करना है डिटेल्स ऑफ दोज पर्सन हु आर नॉट ज्वाइनिंग। ठीक है, और हमें नाम नंबर दे रखे हैं कि भैया ये सब लोग क्या है, हमारे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये नंबर दे रखे हैं कि इनका इंडेक्स ये है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था df.ilog का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स दे रखा है उनका। ठीक है, इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स के अंदर हमें अब क्या दे रखे हैं, इंडेक्स ऑफ रोज दे रखे हैं ये। ठीक है, हमें ये वाली चीजें दे रखी हैं, तो ये सारी रोज है ना। मेरे को रोज के अंदर मल्टीपल चीजें दे रखी हैं, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कौन कौन सी रोज दे रखी है। हमें कॉलम्स तो दिए नहीं, कॉलम से करना भी क्या है, तो मैंने ये सारी रोज को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। और मैं देखता हूँ कौन कौन लोग हैं, तो ये तीनों लोग ये है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब मेरे को क्या करना है ना,
कि मुझे ये तो ज्वाइन नहीं करने वाले, तो अब इनका हमारे सिस्टम में कोई काम नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, df.drop, ड्रॉप मतलब गिरा दो। ठीक है, ड्रॉप कर दो इन लोगों को। ठीक है, अब ड्रॉप एक मेथड ही है हमारा डेटा फ्रेम के अंदर। अब ड्रॉप किस किस को करना है, ठीक है, तो हमें नाम देना पड़ेगा। तो वैसे ही करके मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैं उनकी इंडेक्स डाल देता हूँ कि 10, 130 और 560 वाला जो इंडेक्स होगा उसको मैं ड्रॉप कर दूं। ठीक है, अब देखिएगा मैंने ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया यानी कि इनको हटा दिया है, तो देखो मेरे नंबर ऑफ रोज क्या हो जाती हैं, 997। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 लोग हटा दिए हैं, तो ये 3 लोग चले गए। लेकिन अभी आप जादू देखिएगा, जब मैं फिर से ना df डॉट शेप यूज करता हूँ, शेप या साइज कुछ भी, अरे यार, df डॉट शेप यूज करता हूँ, तो मेरे को अभी 1000 ही मिल रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या है ना, ये टेम्परेरी रूप पे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, जब तक मैं ये नहीं डालूंगा ना, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि तू यार इसमें परमानेंटली ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो ये इसने कहा कि ठीक है भैया मैं परमानेंटली ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखिएगा इसका शेप 997/4, तो इसने परमानेंटली इनको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टास्क के ऊपर। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें क्रिएट करना है एक नया डेटा फ्रेम बिना किसी पासवर्ड कॉलम के, और उसको सेव करना है एक्सेल में। ठीक है, तो मैं एक पब्लिक डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ पहले। पब्लिक डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डेटा फ्रेम चाहिए ये वाला। तो इसमें से जो मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा फ्रेम था ना, उसमें से मेरे को ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है मेरे को, जो कॉलम है ना पासवर्ड, उसको ड्रॉप करना है। तो पासवर्ड कॉलम का मैंने, जो कॉलम मेरे को ड्रॉप करना था उसका मैंने नाम लिखा। देखिए, इसमें आप रोज का नाम भी लिख सकते हैं, कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सेस देनी पड़ेगी। अभी फिर से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होता है कॉलम, ये होता है रो, इसका जो शेप आता है वो आता है रो कॉमा कॉलम। तो अगर इस डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग हो ना, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, रो फिर कॉलम। और इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 और 1 से। तो रो को 0 मिलती है एक्सिस, और इसको कॉलम को 1 एक्सिस मिलती है। ठीक है, तो मेरे को ये ड्रॉप करना है, तो इसके लिए मेरे को अब डिफाइन करना पड़ेगा ना ये कौन से एक्सिस में है। अगर चलो ठीक है, मैं एक बार इसमें ना एक्सिस ही नहीं देता हूँ। ठीक है, तो इसने कह दिया कि फाउंड नहीं किया एक्सिस में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या होती है, एक्सिस 0 होती है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को अब एक्सिस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रन हो गया। अब मैं पब्लिक डीएफ को अगर एक बार दिखाऊं क्या है, तो इसमें पासवर्ड वाला कॉलम मेरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस डेटा फ्रेम को सेव करना है एक्सेल फाइल में, कि भैया ये एक्सेल फाइल में मेरा सेव हो जाए। अब एक्सेल फाइल में मेरे को सेव करना है, तो मैं पेंडास का यूज करूंगा यार। तो मेरे पास पब्लिक डीएफ नाम का डेटा फ्रेम ऑलरेडी पड़ा है। अब मेरे को इसको सेव करना है, तो मैं लिखूंगा टू, किस में सेव करना है, टू, फॉर्मेट बता दो मेरे को, एक्सेल, एक्सेल में सेव करना है। अब मुझे कोई नाम भी देना है क्या इसका, मतलब इसको कुछ मैं नाम भी दूं। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो DSW एम्प्लॉय। ठीक है, अब कुछ एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, डॉट XLXS। ठीक है, ये नाम दे देता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो इंडेक्स मैंने क्या कर दिया, इसका फॉल्स कर दिया है। ठीक है, अब इससे होता क्या है देखिए, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये रन हो गया। अब यहाँ पे जादू से देखना, तो यहाँ पे DS एम्प्लॉय नाम का एक एक्सेल फाइल आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मेरा एक बार डाउनलोड हो गया, तो मेरे को इसको देखने की भी इच्छा होगी, तो मैं इसको देखता हूँ अब। तो ये मेरा 3 कॉलम वाला आ गया। ठीक है,
ठीक है, नेम, एम्प्लॉय आईडी और ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये मेरा जो मैंने डाउनलोड किया था वो आ गया है। चलो, ये मेरा डाउनलोड हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा अगला टास्क क्या है कि मुझे ना अब रीड करना है यार इस एक्सेल फाइल से यार। एक बार मैंने डाउनलोड किया, अब मैं रीड भी करूँ। कर लेते हैं भैया, रीड करना भी तो बड़ा आसान है। तो इसको मैं डेटा नाम से एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पेंडास की लाइब्रेरी का यूज ही करूंगा। देखिए, सेव करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, डीएफ, जो भी डेटा फ्रेम का नाम था, टू एक्सेल। लेकिन मेरे को रीड करने के लिए ना पीडी का यूज करना पड़ेगा, पीडी डॉट रीड। अब मेरे को क्या रीड करना है, मेरे को रीड करना है एक्सेल। एक्सेल को रीड करना है। ठीक है, अब एक्सेल को रीड करना बहुत अच्छी बात है। पर एक्सेल में मेरे को, ये मेरी फाइल है, इसका मैं फाइल पाथ कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बार इसको ऐसे ही रीड करता हूँ और एक बार मैं इसको डेटा डॉट हेड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन मैं चाह रहा था ना कि यार मेरे को, मेरा ना ये जो इंडेक्स हो जाए ना, इंडेक्स वो हो जाए नेम से, यानी कि 01 की जगह नेम आने लग जाए यहाँ पे। ये 01 ना आए, नेम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा ना, जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कॉलम नाम से एक फंक्शनलिटी का यूज करूंगा और उसमें डाल दूंगा कि नेम, नेम से हो जाए। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा इंडेक्स क्या बन गया, नाम मेरा इंडेक्स बन गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये ऊपर वाला टास्क हो गया। अब नीचे वाला टास्क देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई मैंने ये जो नेम लाया था ना, मैं जादू से ये लाया कहाँ से था। तो यार देखो, ये पेंडास के अंदर ना, पेंडास कह रहा हूँ मैं, ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रखे हैं। ठीक है, जब आप पाइथन वगैरह इंस्टॉल करते हो तो उसमें ऑलरेडी नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक, आपको क्या करना है, आप करना पिप इंस्टॉल नेम्स। ठीक है, नेम्स नाम की ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल पड़ रखी है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम्स को। ठीक है, NAMES नेम्स। ठीक है, देखिए डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि एक बार इंस्टॉल हो गया, पहले इंस्टॉल हो जाएंगे सारे नेम्स मेरे सिस्टम में, उसके बाद ये डाउनलोड करेगा। देखिए, नेम्स नाम का एक पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, वो सेम पैकेज के ऊपर मैंने ये सारा काम करके आपको दिखाया था। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो होगी बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी। अब मैं ना एक रियल वर्ल्ड की डेटा सेट के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नहीं है तो कोई नहीं, अपलोड कर देते हैं। तो मेरे पास एक डेटा सेट है ट्रेन नाम का। ये ट्रेन नाम का डेटा सेट क्या है कि इसके अंदर ना, जो टाइटैनिक एक शिप थी, आपको पता ही होगा, वो डूब गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी है, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि सर्वाइवल है लोगों का, एक सर्वाइवल नाम का हमारे पास कॉलम है। फिर पी क्लास है, यानी कि कौन से टिकट की क्या क्लास है, सेक्स कौन सा था, मेल फीमेल, एज कितनी थी, जो भी जिसने भी टिकट ली थी। ठीक है, फिर SIBSP है, यानी कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स, स्पाउसेस जिन्होंने टिकट ली थी टाइटैनिक में। फिर पार्च है कि कोई पेरेंट्स या चिल्ड्रन थे उसमें, किसके पेरेंट्स या चिल्ड्रन। फिर टिकट नंबर क्या था, फेयर क्या था उस टिकट का, कौन से कैबिन में थे। ठीक है, एम्बार्क यानी कि कौन से पोर्ट से वो बैठे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करके बता रहा हूँ। अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। अब तो जब जब भी हमें कोई भी डेटा सेट मिलता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इंपोर्ट करना है पेंडास लाइब्रेरी, पेंडास एस PD। वैसे हमने इस क्या कहते हैं, इस फाइल में ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी आपको लोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हमें यूज़ करना है। अब मेरे को देखिए, टाइटैनिक नाम का मैं एक मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, TITANIC, टाइटैनिक नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया है। इसमें से मेरे को ना PD डॉट रीड करना है ना, मेरे पास क्योंकि CSV फाइल ऑलरेडी है। ठीक है, तो रीड अंडर स्कोर, कौन सा क्या फॉर्मेट था उस फाइल का, CSV। ठीक है, CSV नाम का फॉर्मेट था। ठीक है, अब इस यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो नाम क्या था, ट्रेन डॉट CSV नाम से मेरे पास फाइल थी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये
किस तरीके का डेटा होने वाला है। तो पहले मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ। तो देखिएगा, ये इस तरीके का हमारे पास डेटा फ्रेम है टाइटैनिक ट्रेन डॉट CSV में। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को इसके अंदर ना बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरे को जब भी कोई डेटा फ्रेम मेरे पास आता है, तो इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं कैसे लूंगा? ठीक है, तो क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, देखो कितना आसान है ये। टाइटैनिक, अपने डेटा फ्रेम का नाम टाइप कर दिया, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन्फो कर दूंगा। इन्फो करके मेथड कॉल किया मैंने, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये कह रहा है कि भैया हमारे पास 891 एंट्रीज हैं, इनमें ये सारे कॉलम्स के नाम है, इतने नॉन नन है, मतलब इतनी एंटिटीज मेरी फुल है। कहीं कहीं पे मेरी ना एंट्रीज है ही नहीं, जैसे ये देखो NAN, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। तो डेटा फ्रेम में जब कुछ होता नहीं है ना, जो एम्प्टी डेटा फ्रेम होता है उसकी जगह NAN लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, और डेटा का टाइप क्या है, देखिए इंटीजर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्लोट है। तो इस तरीके का डेटा का टाइप आ गया, तो पूरे डेटा फ्रेम का एक बारी में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को इसकी समरी चाहिए, क्या स्टैटिकल समरी कैसे निकलेगी यार इस डेटा सेट की? ठीक है, तो उसके लिए ये भी बहुत आसान है, मेरे को समरी निकालनी है, यानी कि इस डेटा का डिस्क्रिप्शन एक तरीके से निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो मैं क्या करता हूँ ना, टाइटैनिक के अंदर मैं डिस्क्राइब करके एक फंक्शनैलिटी होती है, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, टाइटैनिक डॉट डिस्क्राइब। तो मेरे को ये पूरी देखेगा किस तरह से स्टैटिकल समरी मिल गई है एक, कि देखिए काउंट क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर का काउंट क्या है, मीन क्या है नंबर ऑफ पैसेंजर का, स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम कितने नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे, क्या कहते हैं हमारे आईडी आईडी का, और 25% कितना होगा, 50% कितना होगा, मीन मैक्स। तो ये सारी चीजें दे दी हैं। अब देखिए मीन वगैरह तो ये काम आएगा कि ऑन एन एवरेज इतना फियर इतना था, $32 ही मान के चलते हैं, डॉलर $32 का उस समय फियर था। ठीक है, एज कितनी थी, लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 29 ये साल के लोग थे। तो ये सारी चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज थी हमारे पास। ठीक है, कुछ चीजें थी जो मिस थी, तो उसको हम कैसे करके हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिसिंग वैल्यूज निकालूंगा कि कौन कौन सी मेरी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, मिसिंग वैल्यूज नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपने डेटा फ्रेम को कॉल करता हूँ, टाइटैनिक। टाइटैनिक के अंदर से मेरे को मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगी? तो मैं कह रहा हूँ कि इस नल, क्योंकि वो NaN लिख रहा था ना, तो NaN जब भी दिखेगा ना, तो यानी कि वो नल है। ठीक है, तो जितनी भी नल वैल्यूज है ना, मेरे को यहाँ पे दिख जाए। अगर मैं सबसे पहले आपको ये एक बार प्रिंट करा के दिखाऊं, तो ये फॉल्स ट्रू वगैरह, ट्रू फॉल्स, ये सब चीजें करके दिखा रहा है, लेकिन मेरे को इससे काम नहीं है ना, मेरे को तो टोटल चाहिए, उनका सम चाहिए कि कितने ट्रू में, ट्रू यानी कि जो जो मिसिंग वैल्यूज है ना वहाँ ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका सम कर देता हूँ, सम। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है कि देखिए पैसेंजर आईडी में तो कोई मिसिंग नहीं है, किसी किस में मिसिंग है, एज, इतने 177 लोगों की एज नहीं है, और 687 लोगों का कैबिन नहीं है, इम्पैक्ट में 2 लोगों का इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब मिसिंग वैल्यू तो मेरे को पता चल गई, लेकिन मेरे को अब इसको फिल भी करना है ना, डेटा को फिल भी तो करना है। तो अब मेरे को इस डेटा को भरना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक भर देता हूँ, आप लोग बाकी 2 भर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, क्योंकि एज के अंदर सबसे पहले फिल करते हैं, तो टाइटैनिक का एज कॉलम निकालता हूँ मैं। ठीक है, टाइटैनिक के अंदर मैंने एज कॉलम निकाला, उसके अंदर मैंने कहा फिल एनए यानी कि फिल कर दो एनए वैल्यू को। ठीक है, अब फिल करेंगे एनए वैल्यू को, लेकिन उसको किसी चीज से फिल करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम टाइटैनिक डॉट एज ही लो। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले फिल किससे कर रहा हूँ, टाइटैनिक डॉट एज के मीन वैल्यू से, यानी कि जितना इनका ऑन एन एवरेज होता है ना एज। तो जहां पे भी आपका एन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एन एज वाले में दिख रहा होगा कहीं NaN, तो ये मीन वैल्यू यहाँ पे 29.99 आ जाए ऐसे करके। तो यहाँ मीन मोड मीडियन जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, हम वहां से इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे फिल एनए करूँ, किससे करूँ फिल एनए, इस वैल्यू से। ठीक है, अब क्योंकि मुझको ओरिजिनल डेटा सेट में चेंज करना है ये, तो मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैंने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखा, तो ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बिना एक बार करके दिखाता हूँ। टाइटैनिक डॉट एज डॉट हेड, हेड के अंदर मैं टॉप 10 ले लेता हूँ।
देखते हैं कोई NaN आ रहा है। हाँ, 5वें नंबर वाला NaN आ रहा है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं फिर से, क्योंकि ये फिल कर दिया है इसने Na को, तो अब यहाँ फिफ्थ वाले में 29.699 करके आ जाएगा। तो 29.699 आ गया फिफ्थ वाले में। तो इस तरह से हम फिल कर सकते हैं वैल्यूज को। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम फ़िल्टर कर सकते हैं क्या? फ़िल्टरिंग का क्या मतलब है कि आप स्पेसिफ़िक रो और कॉलम के बेसिस में आप कुछ चीज़ फ़िल्टर कर सकते हैं क्या? मान लीजिएगा कि मैंने कहा कि जो भी लोग देखें, अडल्ट नाम का एक मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो टाइटैनिक नाम से जो मेरा डेटा फ्रेम है ना, ठीक है? उसके अंदर जो एज वाला कॉलम है, ठीक है? तो टाइटैनिक के अंदर जो एज वाला कॉलम है, ठीक है? उसकी जब जो भी वैल्यू होगी ना, जब 18 से बड़ी होगी, तो उसको मैं अडल्ट मान लेता हूँ, ठीक है? और फिर अडल्ट को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने अडल्ट नाम से वो बना दिया कि तो ये 752 रोज आ गए मेरे पास, यानी कि इसके अंदर केवल अडल्ट हैं। 18 साल से ऊपर वाले लोगों का अलग से डेटा फ्रेम मैंने बना दिया है, ठीक है? अच्छा, मान लीजिएगा मेरे को कुछ और करेक्ट करना है कि मुझे कुछ कॉलम सिलेक्ट करनी है, तो मैं सिलेक्टेड कॉलम्स नाम से एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम को, टाइटैनिक को कॉल किया। अब टाइटैनिक के अंदर ना मुझे कुछ पुख्ता मतलब कुछ कॉलम्स चाहिए कि मेरे को, अगर मेरे को सिंगल कॉलम चाहिए होता तो मैं ये लिख देता एज, और फिर मैं इसको प्रिंट करा देता, तो ये आ जाता मेरे पास एज वाला कॉलम, ठीक है? तो पूरा 891 आ गया। लेकिन मुझे ना एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को ना दो बार यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब मैं लिस्ट देने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि अब मैं इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, मेरे को मल्टीपल चीज़ें चाहिए, ठीक है? अब जैसे मैंने ये कर दिया, एज कर दिया, उसका सेक्स कर दिया, ठीक है? एज को कॉल कर लेता हूँ, उसकी सेक्स को कॉल कर लेता हूँ कि कौन सा सेक्स है उसका, और पी क्लास को कॉल कर देता हूँ कि पैसेंजर का क्लास कौन सा था। इन तीनों को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है? तो ये तीनों आ गए मेरे पास, ठीक है? तो ये अलग से इस तरीके से हम फ़िल्टरिंग यूज़ कर लेते हैं। अब आता है ग्रुप बाय। देखिए, ग्रुप बाय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा, ठीक है? अब ग्रुप बाय की फंक्शनैलिटी क्या होता है? देखिए, ग्रुप बाय ना किसी भी डेटा फ्रेम में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली ग्रुप बाय में क्या होता है ना कि ग्रुप बाय, जब भी हम कोई भी एक डेटा फ्रेम ले लेते हैं, डेटा फ्रेम के ऊपर हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय, ठीक है? ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मेरे को देना पड़ता है एक कोई कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है? कैटेगोरिकल डेटा देना पड़ता है, और उसके बाद मेरे को उस कैटेगोरिकल डेटा के बाहर देना होता है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेटा, और उसके ऊपर मुझे करना पड़ता है कोई एग्रीगेट फंक्शन। ये इसका एक तरीके से सिंटैक्स हो गया कि डेटा फ्रेम के अंदर अगर मैं कैटेगोरिकल डेटा दूं तो वो उसका ग्रुप बाय एक ऑपरेशन करके मेरे को देगा। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है? तो मान लीजिएगा मेरे मेरे को मैं एक सी नाम से ग्रुप बना देता हूँ, क्लास एक्स ग्रुप, और इसमें मैं कॉल करता हूँ अपने डेटा फ्रेम को, टाइटैनिक को, ठीक है? इसके ऊपर मैं यूज करता हूँ ग्रुप बाय, ठीक है? अब मेरे को ग्रुप बाय के अंदर क्या देना पड़ता है? कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है? पहले मेरे को कोई कैटेगोरिकल डेटा देना पड़ेगा, ठीक है? कैटेगोरिकल डेटा मैं कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है? इसके अंदर कोई भी डेटा दे दो तुम, ठीक है? मान लीजिएगा मैं पी क्लास का डेटा दे रहा हूँ, ठीक है? पी क्लास का डेटा दे रहा हूँ और इसका मैं मीन पता कर रहा हूँ, ठीक है? तो पी क्लास यहाँ पे क्या आ गया, जहाँ जो आपने नीचे यहाँ पे दिया है ना, वो आपका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है? क्लास के अनुसार फर्स्ट क्लास में इतने पैसेंजर आईडी थे, सेकंड क्लास में इतने, थर्ड क्लास में इतने, सर्वाइव इतने इतने हुए, एज इतने इतने, ये सब चीजें। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कैटेगोरिकल डेटा। इसमें हमने न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया जिसके ऊपर हम एग्रीगेशन फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है?
यानी कि सॉरी, इसमें पी क्लास के ऊपर ही हम एग्रीगेशन फंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल और एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे। अब हम इसमें ना मल्टीपल चीजें भी दे सकते हैं, जैसे कि पी क्लास के बाद मैं यहाँ पे सेक्स भी दे देता हूँ, सेक्स। ठीक है, पी क्लास पैसेंजर क्लास ये हो गया, इनके ये दो सेक्स सेक्स के हिसाब से विभाजित कर दिया, ये सब चीजें होगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा कि मुझे ना पी क्लास के ऊपर ना कुछ और फंक्शन यूज करना है, तो वो क्या मैं कर पाऊंगा? ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर, जैसे वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स करके ऑपरेशन में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसने पूरा वैल्यू काउंट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये उतना लॉजिकल नहीं बना मेरे को। अच्छा, इसमें मैंने लिस्ट दे दिया, मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मैं सिंगल को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पी क्लास का हमारा वैल्यू काउंट्स। ठीक है, पैसेंजर क्लास वन, इसमें ये आईडी होगी, इनकी सर्वाइव होगी, ये इतना, इन सब चीज़ों का वैल्यू काउंट हो गया। तो इस तरह से हम ये करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कैटेगोरिकल डेटा देते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल डेटा डेटा देते हैं, उसके ऊपर कोई एग्रीगेट फंक्शन आप यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे एडवांस ऑपरेशंस, ये भी हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं कुछ शॉर्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ, कि शॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में ऐसे करके। तो मैं शॉर्टेड डेटा के नाम से एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, जिसमें मैं टाइटैनिक को कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को टाइटैनिक को मैंने कॉल किया, तो इसमें मैं शॉर्ट करूँगा उसको। ठीक है, शॉर्ट वैल्यू नाम से एक मेथड होता है। ठीक है, उसको मैंने कॉल किया। ठीक है, टाइटैनिक के अंदर शॉर्ट वैल्यूज नाम से मैंने इसको कॉल किया। अब किस चीज़ से शॉर्ट करना है भाई, उसको बताना पड़ेगा ना यार, किस चीज़ से शॉर्ट करना है, ऐसी हवा में थोड़ी शॉर्ट करेगा। तो मान लीजिएगा मैं एज के नाम से शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग हमारा ट्रू होता है। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जाता है। मान लीजिएगा मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए, तो मैं लिखूंगा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, और उसके बाद मैं कॉल कर दूंगा शॉर्टेड डेटा को। तो ये मेरे को डिसेंडिंग में पूरा डेटा मेरे को दे देगा। क्या आ गया? टाइटैनिक। ठीक है, अब देखिएगा, हम शॉर्ट वाले में देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, अब डिसेंडिंग में गिरते हुए क्रम में ही जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपना शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर डेटा विजुअलाइजेशन करना है हमें, ठीक है, अब हमें डेटा को देखना है, तो इसके लिए यार हम मैट प्लॉट लिब, सीबॉन, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट करना बड़ा आसान है, और सीबॉन को इंपोर्ट करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, एक हमने ये इंपोर्ट कर दिया, दूसरा सीबॉन को इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट सीबॉन एज एस एन एस। ठीक है, अब क्या होता है ना, कि ये बाय डिफॉल्ट एक है ना विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जो प्लॉटिंग वगैरह के काम आती है। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि मैं एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या, अपने फिगर का एक साइज दे देता हूँ। ठीक है, पी एल टी डॉट फिगर। ठीक है, इसमें मैं फिगर को कॉल कर रहा हूँ, उसका साइज दे रहा हूँ। तो फिग साइज, यानी कि इसमें फिगर का साइज आ रहा है, तो फिगर का साइज कितना देता हूँ, मान लीजिएगा मैं 8 बाई 6 का दे देता हूँ एक फिगर का साइज। ठीक है, तो मैंने पहले अपने फिगर का साइज दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीबॉन को कॉल करता हूँ, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, क्योंकि मेरे को हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्ट प्लॉट करके आता है, हिस्ट प्लॉट। हिस्टोग्राम बनाना है मेरे को, किसका बनाना है हिस्टोग्राम, मेरे को बनाना है टाइटैनिक की एज वाले कॉलम का। तो टाइटैनिक के किस कॉलम का, एज वाले कॉलम का। ठीक है, इसका बनाना है। अब मेरे को इसमें ना एक काम करता हूँ, मैं ये चीज़ें बाद में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में कुछ मेरे को टाइटल देना है, मान लो पी एल टी डॉट टाइटल, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइटल दे दूँ। ठीक है, तो टाइटल दे देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑन टाइटैनिक।
ठीक है, ये सारा कर दिया। उसके बाद मेरे को लिखना है plt डॉट शो, यानी कि मेरा प्लॉट शो हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए इंपोर्ट कर रहा है सीबॉन को और ये शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब लेकिन अब ये देखो बिन्स ना अपने हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये इनको कहते हैं बिन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना इसके अंदर ना अपने बिन्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बिन्स इक्वल्स टू 20, मान लीजिए 20 बिन्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, केवल देखिएगा अब चौड़े चौड़े आगे केवल 20 बिन्स बने इनके बीच में। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ ना इसके ऊपर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ हो जाए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे। ठीक है, उसके लिए मैं यूज करूंगा के डी ई इक्वल्स टू ट्रू। ओके, इसको कैपिटल टी होना चाहिए था। ये देखेगा, तो मेरा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो केडी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन जो होती है ना वो ड्रॉ कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम स्लाइसिंग कर सकते हैं जैसे हम पाइथन में करते थे। तो बिल्कुल सेम स्लाइसिंग होती है। ठीक है, जैसा हम पाइथन में करते हैं नॉर्मल पाइथन में, वैसे ही हम डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि टाइटैनिक के अंदर मेरे को स्लाइसिंग करनी है, और मैं इसमें लॉक भी यूज कर सकता हूँ, आई लॉक भी यूज कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं लॉक के थ्रू करता हूँ, तो लॉक के अंदर मेरे को क्या देना पड़ता है, सबसे पहले मेरे को देना पड़ता है उसके रोज। ठीक है, तो मैं रोज 10 वाले नंबर का रोज दे देता हूँ और एक कॉलम का नाम दे देता हूँ, कॉमा एक कॉलम का नाम दे देता हूँ एज। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ स्लाइस, कोई कीवर्ड है लग रहा है इसमें, स्लाइस डेटा कर देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो इसने ये आंसर दे दिया क्योंकि मेरे को 10वीं वाले रोज का जिसका नंबर 10 है उसका एज निकालना था। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को 10 से 20 तक का चाहिए तो उसके लिए देखिए पहला कॉमा से पहला वाला भागना पूरा रोज के लिए रिजर्व है। तो 10 से 20 तक का चाहिए अब डेटा मेरे को। ठीक है, तो 10 से 20 तक के सारा रोज आ गया, एज आ गया। ठीक है, अब ये हो गया कि जब मैं स्लाइसिंग यूज कर लेता हूँ, लेकिन अब मेरे को ना सिर्फ एज नहीं चाहिए, मुझे और भी चीज चाहिए। तो उसके लिए क्योंकि मैं लॉक यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को उनके नाम देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एज और पी क्लास, पैसेंजर क्लास। एज और पी क्लास निकल गया। ये सेम ऑपरेशन ना हम आई लॉक से भी कर सकते हैं। आई लॉक के केस में क्या होगा, आई लॉक के केस में अगर मैं इसमें आई लॉक लगा देता हूँ और मान लीजिए 10 से 20 का कर लेता हूँ, और इसमें ना अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इनका नंबर देना पड़ेगा जैसे कि 2 से 4 तक के कॉलम्स मेरे को दिखा दे। ठीक है, तो 2 से 4 तक के कॉलम यानी कि 2 और 3 दिखाएगा, ये 4 वाला नहीं दिखाएगा। वो सेम स्लाइसिंग होती है जैसे हमारे पाइथन में हो रही है। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब इसमें ना मल्टीपल कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं हम डेटा फ्रेम में, और ये बहुत काम भी आता है कंडीशंस यूज करना। ठीक है, मान लीजिएगा मुझे यूज करना है कि मुझे जानना है कि कितने मेरे फीमेल सर्वाइवर हैं। ठीक है, एक कंडीशन मान लेते हैं। तो मैं टाइटैनिक नाम के अपने डेटा फ्रेम को कॉल करता हूँ, और मुझको उसके अंदर के ना फीमेल सर्वाइवर चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को क्या कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे टाइटैनिक के अंदर जहां उनका सेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, जहां उनका सेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, वो बराबर होगा जब भी फीमेल के, वो मेरे को प्रिंट करवा दो। ठीक है, और अगर मैं ये देखेगा, तो ये केवल उनका डेटा है जहाँ पे सेक्स है फीमेल का। लेकिन अब मुझे ना इसके अलावा एक और कंडीशन देनी है, तभी इसी वजह से मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाया है कि फीमेल का तो मिले ही मिले, फीमेल उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए। ठीक है, यहाँ और क्या क्या चीज चाहिए मेरे को, कि वो उनका सर्वाइव हुआ हो, यानी कि वो जिंदा बचे हों। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को सर्वाइव्ड वाला कॉलम लेना है, और सर्वाइव्ड में जो भी सर्वाइव हुए ना बचे हुए हैं उनको हमने मार्क कर रखा है 1। ठीक है, तो यानी कि जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये चल जाएगा। अभी क्या दिक्कत होगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमारी मैच नहीं हो रही। ओके, यहाँ पे मेरे को
ठीक है, तो अब जो भी फीमेल होंगी, सारे फीमेल होंगी, और जो भी सर्वाइव हुई होंगी उनका 233 ऐसी फीमेल है जो सर्वाइव हो गई हैं। ठीक है। अब मान लीजिएगा कि मेरे को ना कोई नया कॉलम बनाना है यार, इसी डेटा फ्रेम में मैं चाहता हूँ ना कि एक नया कॉलम बन जाए। ठीक है, तो मैं एक फैमिली का कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, टाइटैनिक, मेरे को ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा यदि उसी में ऐड मेरे को करना है कोई कॉलम। और उसमें मैं एक कॉलम बना देता हूँ, फैमिली साइज। ठीक है, इसमें फैमिली का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर, क्योंकि देखिए SIBSP, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ना एक बार फिर से दिखा देता हूँ। टाइटैनिक डॉट हेड। ठीक है, तो ये जो कॉलम था ना, ठीक है, ये कॉलम है कि सिबलिंग्स वगैरह का कॉलम है कि इतने सिबलिंग्स हैं या नहीं है। ठीक है, और पार्ट था कि यार पेरेंट्स वगैरह है नहीं है। ठीक है, तो सिबलिंग और पेरेंट्स को यदि मैं ऐड कर दूं तो इनका फैमिली साइज निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं टाइटैनिक के अंदर मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, मतलब कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर मैं टाइटैनिक के अंदर मैं ये वाला कॉलम की वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो है ना, देखो पहला वाला अगर हम इंडेक्स जीरो की बात करें, तो ये 1 + 0, ये तो 0 0 ही आ रहा है इसमें 5। एक बार मैं हेड इक्वल टू 10 ले लेता हूँ इसमें हाँ, तो ये देखिएगा सातवें वाले नंबर में। ठीक है, तो 3 और 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया कॉलम आ जाएगा जिसका नाम होगा लास्ट में फैमिली साइज करके ऐड हो जाएगा, जहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डॉट हेड इक्वल टू 7, और इसको रन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें 8 करना पड़ेगा मेरे को। देखिएगा लास्ट वाले में क्या आ गया, वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इस तरह से हम नया वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर दोबारा से रन करता हूँ, तो फैमिली साइज हो गया यहाँ पे 3 + 1 4 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि मैंने ऐड तो कर दिया, अब मैं चाहता हूँ ना कुछ अननेसेसरी मेरे पास कॉलम पड़ रखे हैं, मैं उनको डिलीट कर दूं। ठीक है, जैसे ये कैबिन नाम का ना, कैबिन नाम का मेरे को क्या करना है यार, कैबिन को मुझसे मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टाइटैनिक डॉट ड्रॉप यूज करूंगा, जैसे मैंने आपको भी दिखाया है, पहले भी दिखाया है। ड्रॉप कर दूंगा, क्या नाम था कॉलम का, कैबिन, कैबिन नाम से कॉलम था। कौन सी एक्सिस में है वो कॉलम, तो एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे को ओरिजिनल में भी ड्रॉप करना है ये, तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। रन हो गया। अब मैं दोबारा से रन करूंगा तो ये कैबिन वाला कॉलम नहीं आएगा, गायब। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि मेरे को ना पाइवट टेबल बनाना है कोई। देखो पाइवट टेबल बहुत ज़्यादा बनाने के लिए कहते हैं, जब भी आप नॉर्मल ऑपरेशंस करेंगे अपना एज अ डेटा एनालिस्ट, यदि आप ज्वाइन होंगे या डेटा साइंटिस्ट होंगे, तो बिजनेस टीम आपको बहुत बार कहेगी कि यार पाइवट टेबल बना के भेजो। तो इसमें पॉसिबल है। तो आपको टाइटैनिक से सीधा आप जो डेटा फ्रेम से आप डायरेक्टली बना सकते हो पाइवट टेबल। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, पाइवट नाम का, देखो पाइवट आ गया ना, पाइवट नाम का एक मेथड ऑलरेडी आ गया है। इसमें आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, किस किस वैल्यू, कौन कौन सी इसकी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब किस वैल्यू पे आपको करना है, ठीक है, वैल्यूज इक्वल्स टू एज, एज की वैल्यूज पे आपको करना है। और यहाँ पे इंडेक्स भी तो देना पड़ेगा आपको, पाइवट टेबल में इंडेक्स होते हैं ना कुछ। तो उसमें इंडेक्स क्या है, मान लीजिएगा मैं पी क्लास को इंडेक्स देता हूँ, और कॉलम्स, और उसमें कॉलम का नाम देना पड़ेगा कोई कॉलम। कॉलम्स एक की जगह मल्टीपल कॉलम भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक करके दिखा देता हूँ। कॉलम करके सेक्स हो गया, और फिर एक एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के लिए ही तो यूज करते हैं कि मीन मोड मीडियन करके कुछ दिखा दे भैया तो एग्रीगेट फंक नाम से आ गया ये। इसमें चलो मैं कर देता हूँ मीन। ठीक है, और फिर मैं पाइवट को कॉल कर देता हूँ। तो ये देखिएगा ये बन गया। ठीक है, कॉलम हो गया हमारा, इंडेक्स हो गया हमारा पी क्लास,
कॉलम हो गया हमारा सेक्स, जो दिखेगा फीमेल और मेल थे। एग्रीगेट फंक्शन इनका वो आ गया, मीन आ गया है। वैल्यू किसके हिसाब से ली इन्होंने, एजिस के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि मेरे को ना मल्टीपल कॉलम देने थे इसमें, क्या ये पॉसिबल है मल्टीपल कॉलम देना? देख लेते हैं एक बार। सेक्स कॉमा, सेक्स कॉमा क्या दिया जाए इसमें, फैमिली साइज करके देखते हैं एक बार। हम्म, तो देखिए फैमिली साइज 10-10 लोगों तक की फैमिली हो रही है, और ये दोनों के बेसिस में, देखिए सेक्स के भी बेसिस में आ रहा है ऊपर, फिर नीचे फैमिली के बेसिस में। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप फ्रेशर हैं तो जरूर पूछे जाएंगे। तो उनका मैंने पूरा एक असाइनमेंट बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले डेट टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि फिल्टरिंग और एग्रीगेटिंग हम कैसे कर लेते हैं, हम कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हम यूज करते हैं। इस केस में मैंने आपको वन हॉट एनकोडिंग नहीं बताई, लेकिन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेटा विजुअलाइजेशन मैंने आपको बता दी है, एडवांस स्लाइसिंग मैंने बता दी है। ठीक है, तो एडवांस स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं कि कौन सा पैसेंजर है जिसने 50 से ऊपर दे रखा है पैसा और वो फर्स्ट क्लास में बैठ रखा है। तो ग्रुप बाई का भी मैंने एडवांस वर्जन यूज करके दे रखा है। कंडीशनल अपडेटिंग का कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम को अपडेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, ये बता दिया है मैंने। आउटलायर को हैंडल करने का ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डुप्लीकेट डेटा कौन सा था, हम कैसे रिमूव कर सकते थे, ये ऊपर बता दिया है। ठीक है, वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है स्प्लिट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो ये सारे आप कीजिएगा। यदि आपको कोई भी समस्या आती है, कुछ नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा गिटहब में आपको रेपो का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको CSV फाइल भी मिल जाएगी, और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लें। अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। अपने डेटा साइंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा चैनल रिकमेंड करना ना भूलिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।